नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका अपना शुभम पांडे आज आप सबके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे दोस्तों। जैसा हम लोगों ने कल बात की है उस हिसाब से हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं दोस्तों कि टर्किश का क्या हो चुका है, इन्वेजन हो चुका है, यानी तुर्कों का भारत पे आक्रमण हो चुका है। और उसी क्रम में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मोहम्मद गौरी के भी बारे में पढ़ चुके थे कल। तो मोहम्मद गौरी में जैसे मैंने बात बताई थी कि मोहम्मद गौरी जब बैटल ऑफ चंदावर किया, यानी जब चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, तो 1194 में उसकी सबसे ज़्यादा मदद उसमें जिसने की थी वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका क्या हुआ करता था, दामाद भी हुआ करता था, साथ में गुलाम भी हुआ करता था दोस्तों। और जब चंदावर का युद्ध खत्म हुआ तो मोहम्मद गौरी के मन में ये आया कि अब कुछ दिन के लिए गजनी चलते हैं, आराम करते हैं। यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। और जैसे ही वह गजनी जाने वाला था उसके मन में एक विचार आया कि अब यहाँ का साम्राज्य जो मैंने बढ़ा दिया है, जो गजनी से लेके भारत तक हम लोग का जो साम्राज्य विस्तार हो चुका है, इसको कौन संभालेगा? तो उसने ये जिम्मेवारी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी और साथ में ये कहा कि मैंने साम्राज्य बढ़ा दिया है, अब इस्लाम धर्म को बढ़ाने का काम तुम्हारा है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा करो। और इसी के क्रम में 1194 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? दो चीज़ों का निर्माण कराया था ताकि इस्लाम धर्म का प्रचार तेज़ी से हो सके। सबसे पहला था जिसमें कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में बनवाया गया 1194 में ही। और साथ में क्या हुआ, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। दो चीज़ें इसने निर्माण इस वजह से कराई ताकि इस्लाम धर्म का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से किया जा सके। और इसी क्रम में मैंने ये बताया था दोस्तों कि 1205 में मोहम्मद गौरी भारत वापस आया। ठीक, यानी हम लोग के पास बीच का टाइम क्या क्या है दोस्तों? 1194 से 1205। देखिए 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? मैंने अभी बताया, दो चीज़ों का निर्माण कराया था। साथ में जब इसी बीच में एक टाइम में एक चीज़ और इसने निर्माण कराई ताकि और इस्लाम धर्म का प्रचार तेज़ी से हो सके, जो कि हम लोगों को पढ़ना है और आप सब इसके बारे में जानते भी होंगे, सब आप नाम सुन भी चुके होंगे कि इसने क्या निर्माण कराया। 1199 में इसने नींव रखी कुतुब मीनार की, जो हमारे भारत की सबसे ऊँची मीनार मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी 1199 में किसने नींव रखी थी इसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने नींव रखी थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी नींव रखी थी? अभी मैंने बताया, कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की, जिसकी हाइट, ठीक, यानी जिसकी लंबाई क्या है? 72.5 मीटर। कुछ जगहों पे आपको 73 मीटर भी ऑप्शन में मिल जाएगा, तो 73 मीटर भी आप लगा सकते हैं। 72.5 मीटर एग्जैक्ट हाइट है इसकी। अब बात आती, क्या ये कुतुबुद्दीन जो था, ये कुतुब मीनार का नाम अपने नाम पे रख रहा था? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। इसके एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। बस इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के नाम से ये नाम कहाँ से आया? ये जो कुतुब नाम आया है, ये इसके जो गुरु कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु हुआ करते, जिनका नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, उनके नाम से ये नाम आया है दोस्तों कुतुब मीनार का। और इन्हीं के सम्मान में इसने क्या की थी? कुतुब मीनार बनवाने की नींव रख दी थी। और कब रखी थी? 1199 में। लेकिन अब जो कुतुब मीनार हम लोग के सामने है वह क्या है दोस्तों? 5 मंजिल की है पूरी। तो क्या ये 5 मंजिल इसी ने बनवाई थी? ऐसा नहीं था दोस्तों। अब आगे क्या हुआ, इस कड़ी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक क्या हुआ करता था? गुलाम हुआ करता था, ठीक, जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। और ये नाम आपने सुन भी रखा होगा। जब मोहम्मद गौरी वापस आया था भारत, उसके ऊपर खोखार जटों ने जब आक्रमण किया था, बचाने वाला भी इंसान मोहम्मद गौरी को इल्तुतमिश ही था, ठीक। और यही इल्तुतमिश क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था, ठीक। अब ये इल्तुतमिश जो था, इसने क्या किया? 1229 में इसके ऊपर 4 मंजिलें और बनवाई, यानी 1229 में 4 मंजिलें इस पे और बनने की शुरुआत हो गई थी। यानी 1229 में इस पे 4 मंजिलें और शुरुआत है। यानी क्या हुआ? 1199 में इसने नींव रखी, 1229 में इल्तुतमिश ने इसने 4 मंजिलें की शुरुआत कर दी। यानी सब मिला के अब कितने का बन चुका था कुतुब मीनार? 5 मंजिल का। कितने मंजिल का दोस्तों? 5 मंजिल का बन चुका था। लेकिन हुआ क्या, जब दिल्ली सल्तनत में ही हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश, तो तुगलक वंश में जब फिरोज शाह तुगलक रूल किया करेगा, जब शासन किया करेगा, जो इसकी सबसे ऊपरी मंजिल थी उसके ऊपर बिजली गिरने के कारण वह नष्ट हो गई। ठीक, जब नष्ट हुई
तो उसका जो मरम्मत कराए, वह मरम्मत कराने वाला इंसान कौन बनेगा आगे चल के। पूछा जाता है कि मरम्मत इसकी कितनी बार हुई है, तो इसकी मरम्मत एक बार कराएगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक शासक हुआ करेगा दोस्तों, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कराया, और फिरोज शाह जो तुगलक कराया वह किस सन में कराएगा, 1369 AD या ईस्वी में। और फिर आगे चल के सिकंदर लोधी ने इसकी आखिरी बार मरम्मत कराई थी। सिकंदर लोधी, जो कि लोधी वंश का क्या हुआ करेगा, एक शासक हुआ करेगा, सिकंदर लोधी ने। और ये जो हुआ था कि ये किस सन में हुआ था दोस्तों, 1489 से 1517 के बीच इसने मरम्मत कराई। यानी कुल मिला के अगर कुतुब मीनार की हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो 1199 में इसकी नींव रखी गई। क्यों, कौन रखने वाला था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और किसके नाम पर रखा गया कुतुब, ये नाम कहाँ से आया कुतुब मीनार का, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हुआ करते, जिनका नाम क्या था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी, उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार नाम रखा गया, ठीक। और दूसरी बात क्या कि ये हमारे भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी हाइट क्या है, 72.5 मीटर है। और एक बात मैंने और बताई, यहाँ पे 5 मंजिलें हैं, नींव इसने रखी थी। 1229 में इल्तुतमिश ने 4 मंजिलें और बनवाई। फिरोज शाह तुगलक इसकी मरम्मत कराएगा, जब इसके ऊपर बिजली गिरेगी इसके ऊपरी मंजिल पे, और जब ये नष्ट होगा कुतुब मीनार तो इसको मरम्मत कराने वाला ये इंसान था सिकंदर लोधी। 1489 से 1517 के बीच में क्या करेगा, इसकी मरम्मत फिर दोबारा कराएगा। ये रहे पूरा किसके बारे में इतिहास था दोस्तों, कुतुब मीनार के बारे में। अब इधर ये सब चीज़ें चल रही थी, इधर कुतुब मीनार बन गया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बन गया, 2.5 दिन का झोपड़ा बन चुका था। ये सब करने वाला इंसान कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, ठीक। इसने किसकी बात मान के, इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही। कुतुब मीनार से क्या होता था दोस्तों, उस समय अजान दी जाती थी। अजान देने के लिए ही क्या किया गया था, कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये चाहता था कि अजान जब ऊंचाई पर से होगी तो ये ज़्यादा लोगों के कान तक पहुंचेंगी आवाज़। और इसी क्रम में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। 1194, 1205 में मोहम्मद गौरी फिर वापस आया, भारत वापस आया, जैसा आप कल के वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ मैं, उसको आप देख लीजिएगा। 1205 में ये भारत फिर आएगा मोहम्मद गौरी। और जब आया यहाँ से साल भर रहा भी, यहाँ पे वो साल भर रहा भी, और रहने के बाद जब वापस जा रहा था खूंखार जटों ने उसके ऊपर आक्रमण किया। और उस समय उसको बचाएगा कौन, इल्तुतमिश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम उसको बचा के लाएगा। लेकिन वो काफ़ी घायल होने के कारण सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, यानी वह मर जाएगा दोस्तों। जैसे 1206 में मोहम्मद गौरी मरा दोस्तों। अब इसके कारण क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक तरीके से उसके साम्राज्य सब अनाथ हो गए, यानी अब उसका केयर टेकर कौन रहेगा। तो अब डिसाइड करने की बात थी। तो मैंने आपको जैसा बताया इसके मेन 4 गुलाम हुआ करते थे। इस हिसाब से इन चारों में साम्राज्य बटा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला भारत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक संभालेगा, यलदौज जो है ये गजनी संभालेगा दोस्त, और जो कुबाचा है ये आपका कांधार और काबुल संभालेगा। अब इसी क्रम में जब कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया गया, यहाँ पे इसको संभालने की जिम्मेवारी दी गई, तो इसी क्रम में इसने क्या किया, एक यहाँ पे सल्तनत की स्टार्ट की, जिसका नाम हम लोग जानते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत के नाम से। जैसा मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि दिल्ली सल्तनत में हमें 5 वंश पढ़ने को मिलने वाले हैं। और जो सबसे पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का, वही क्या कहलाता है, गुलाम वंश कहलाता है। यानी इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। हिंदी में इसी को गुलाम वंश कहते हैं, क्योंकि ये गुलाम हुआ करता था। किसका गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद गौरी का। इसी वजह से इसने इस वंश का नाम ही गुलाम वंश रख दिया। अब देखिए, यानी हम लोग अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो कि कब से कब तक चलेगी दोस्तों, 1206 से 1526 तक चलेगी। और जिसमें हम लोग सबसे पहला क्या पढ़ने वाले हैं, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, गुलाम वंश। अब देखिए, गुलाम वंश जो है कब से कब तक चलेगा, ये नॉर्मल सी बात है। दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरुआत हुई है, तो 1206 में तो ये तो चलेगा ही। अब चलेगा कब तक की इस बात का हमें ध्यान देना है दोस्तों, तो 1206 से ये 12 तक चलेगा गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश। अब देखिए, मैंने जैसा बताया इसको स्थापित करने वाला कौन इंसान था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब ये साम्राज्य बनाया, यानी गुलाम वंश की स्थापना इसने की, तो इसने एक काम किया, ये कभी गद्दी पे नहीं बैठा, ये रूलर के यानी शासक के गद्दी पे नहीं बैठा। वहाँ हमेशा ये मोहम्मद गौरी की क्या रखा, जूती को रखा। ठीक दोस्तों, और अपने क्या किया, अपने सेनापति की गद्दी पे बैठ के पूरा शासन चलाया, गुलाम वंश को चलाया। ठीक।
ठीक। अब ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी की इज्जत करता था। इज्जत करने के साथ ये मानता था कि मैं उनका गुलाम हूँ, उन्होंने मुझे बस केयर टेकर बनाया, मैं उनका आर्मी चीफ हूँ, मैं उनका सेनापति हूँ। अब उनके न रहने के बाद भी उनकी जूती सिंहासन पर बैठेगी और मैं सेनापति की गद्दी पे बैठ के शासन को चलाऊंगा। इसी वजह से दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिपला सहार। सिपला सहार यानी एक ऐसा इंसान जो कि सेनापति की गद्दी पे बैठ के क्या करे? शासन चलाए, उसको सिपला सहार कहते हैं। साथ में ये बड़ा दयालु किस्म का भी इंसान हुआ करता था, गरीबों में ये धन दौलत भी बांटा करता था, ठीक। इसी वजह से जो भारत के नागरिक थे, जहाँ पे इसका वंश चल रहा था, वहाँ के लोगों ने इसे क्या कर दिया? इसका एक टाइटल दिया जिसका नाम क्या है? लाख बख्श। क्या नाम है दोस्तों? लाख बख्श, ठीक दोस्त। यानी क्या? इसकी दो टाइटल मिली कुतुबुद्दीन ऐबक को, एक सिपला सहार मिला और एक लाख बख्श मिला दो। और ये दोनों देने वाले कौन थे? नागरिक हुए, यानी जितने भी सिटीजन्स थे उन्हीं लोगों ने क्या किया? ये दोनों टाइटल कुतुबुद्दीन ऐबक को दे डाली। अब देखिए इसी क्रम में एक और चीज़ इसने की, लाहौर को क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया। यानी गुलाम वंश की राजधानी या दिल्ली सल्तनत की अगर पूछी जाए सबसे पहली राजधानी क्या बनी थी, तो आप बोलेंगे लाहौर बनी थी, ठीक है दोस्तों। लाहौर को इसने क्या बना लिया? अपना राजधानी बना लिया, यानी अपनी कैपिटल बना ली। अब इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि मुस्लिम डायनेस्टी, जो सबसे पहली मुस्लिम डायनेस्टी है वो आपकी कौन सी है? स्लेव डायनेस्टी है। यानी मुस्लिम डायनेस्टी की भी स्थापना किसने करी? यानी मुस्लिम डायनेस्टी की भी स्थापना किसने करी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। यानी मेन जो इसमें काम हुआ, स्लेव डायनेस्टी की 1206 से 1210 में इसने स्थापना की। स्थापना जब किया तो ये गद्दी पे राजा के नहीं बैठा, ये शासक बन के नहीं, वहाँ सेनापति बन के वहाँ पे हमेशा काम किया और मोहम्मद गौरी की जूती को ही सिंहासन पे बैठाया और अपने मोहम्मद गौरी का सेनापति के ही हैसियत से साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इसी वजह से इसको सिटीजन्स खुश हो गए, इसका नाम ही सिपला सहार रख दिया। और लाख बख्श इस वजह से कहते थे क्योंकि ये लोगों में क्या किया करता था? दान पुण्य भी किया करता था, गरीबों लोगों में धन दौलत भी बांटा करता था। और लाहौर को इसने कैपिटल बनाई और इसी ने शुरुआत की मुस्लिम डायनेस्टी, यानी फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ इंडिया। शुरुआत हुई स्लेव वंश के नाम से, यानी गुलाम वंश के नाम से। इतनी बातें दोस्तों मेरे समझ से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसने मेन किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? अपना जो इसका मेन गुलाम, जो कि इसका दामाद भी हुआ करता था दोस्तों, इल्तुतमिश को गवर्नर घोषित कर दिया। कहाँ का गवर्नर घोषित किया? बदायूं का गवर्नर घोषित किया, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। बदायूं का गवर्नर घोषित कर दिया। इल्तुतमिश को क्या किया? बदायूं का गवर्नर घोषित किया, जो कि बदायूं कहाँ पे था? यूपी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। अब आगे की हम लोग कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसने बदायूं का गवर्नर इसको घोषित किया। ये एक बार क्या कर रहा था दोस्तों? लाहौर में चौगान खेल रहा था, पोलो खेल रहा था। आप सब जानते होंगे एक ऐसा खेल होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों कि खिलाड़ी जो होता है वह घोड़े पे बैठ के एक स्टिक लेके बॉल को मारता रहे, गोल करने की कोशिश करता रहता है। ये सब आप जान रहे हैं। तो ये जो पोलो खेल यानी जो चौगान हुआ करता था, इसको ये खेलने का बड़ा शौकीन इंसान हुआ करता था, इसको बड़ा पसंदीदा खेल था। लाहौर में एक बार ये, जहाँ पे इसकी राजधानी थी, ये खेल रहा था, ठीक। खेलते समय ही ये घोड़े से क्या हुआ? गिरा। और घोड़े से गिरने के कारण ही इसकी मौत हो गई, मर गया। और जब वहाँ पे ये मरा तो नॉर्मल सी बात है कि अगर इसकी पूछी जाए टॉम्ब कहाँ पे है, यानी इसकी कब्र कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे? लाहौर में इसकी टॉम्ब है। यानी अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की टॉम्ब की बात की जाए, यानी मकबरे की बात की जाए, आप क्या बोलेंगे दोस्तों कि कहाँ पे है ये? टॉम्ब ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ है दोस्तों? लाहौर में। क्यों है? अब ये लॉजिक आपके दिमाग में हो गया होगा, क्योंकि ये वहीं पे चौगान खेल रहा था। चौगान खेलते ही घोड़े पर से गिरा, घोड़े पर से गिरने के बाद ये क्या हो गया? मर गया। मरने के बाद ही वहीं पे इसको दफन किया गया। इसी वजह से इसका जो मकबरा है, इसका जो कब्र है, यानी इंग्लिश में जिसको हम लोग टॉम्ब कहते हैं, वो कहाँ पे है? लाहौर में है। और इसी के साथ अब क्या हुआ? इल्तुतमिश आगे बढ़ा, यानी अब अगला हकदार कौन था इस गद्दी को संभालने वाला? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश था। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा हुआ करता जिसका नाम क्या था? आराम शाह। तो जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मरा,
गद्दी पे बैठने किसने कोशिश की? गद्दी पे बैठा आराम शाह, क्योंकि इसका बेटा हुआ करता था। लेकिन ये बात इल्तुतमिश को क्या हुई? नागवारा गुजरी। इसका ये कहना था ये वंश क्या है? ये गुलामों का वंश है, यानी इसको गुलाम ही चलाएंगे। और मैं क्या हूँ? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हूँ? गुलाम हूँ। इसी कारण से मैं हकदार हूँ कि मैं गद्दी पे बैठूँ, मैं शासक की गद्दी पे बैठूं, आराम सा नहीं। आराम सा लेकिन जिद पे अड़ा रहा कि मैं नहीं हटूंगा। इसी के चलते हुए दोस्तों बैटल ऑफ जुड़ हुआ। ये मरा कब? 1210 में बैठेगा ये, फिर 1211 में क्या होगा? बैटल ऑफ जुड़ होगा, यानी जुड़ का युद्ध, बैटल ऑफ जुड़, यानी जुड़ का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ाई चल रही थी। इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार दिया। आराम शाह को क्या किया? इल्तुतमिश ने पराजित किया और मार दिया। और फिर इसी क्रम में अब इसका हकदार इस गद्दी का कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। और इसी कारण से अगला जो शासक बना वह कौन बना? इल्तुतमिश बना। अगला जो शासक बना इसी कारण से दोस्तों कौन बना? इल्तुतमिश बना। अब जब इल्तुतमिश बना तो इसने बहुत सारी चीज़ें की दोस्तों, जैसे इसने दल चालीसा बनाया, इसने इक्तदारी सिस्टम लागू कर दिया, ये पहला सुल्तान कहलाया। ये सब बातें क्यों हुई? क्यों इसको पहला सुल्तान कहते हैं? इसको पहला सुल्तान क्यों नहीं कहते हैं? इन सब बातों पे गौर करेंगे। दल चालीसा क्या होता है, इन सब बातों पे हम लोगों को गौर करना है दोस्तों। और साथ में इक्तदारी सिस्टम क्या होता है, और बहुत सारे इसने इन्वॉल्वमेंट की, बहुत सारी इसने चेंजेस किए, उन सब बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये सब बातें हम लोग कल के लेक्चर में देखने वाले हैं दोस्तों। इल्तुतमिश हम लोग कल पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें इस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस डेफिनेट क्लास के बारे में लोगों को बताएं, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो को आज विराम देता हूँ। धन्यवाद।